हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में क्या है कि ये तो हमको बताना नहीं पड़ेगा कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं या हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होता क्या है। आप लोग इतने मैच्योर तो हैं आपको ये पता हो, लेकिन हम पढ़ते तो हैं, सब लोग पढ़े होंगे आज तक हेटेरोसाइक्लिक, लेकिन फिर भी हेटेरोसाइक्लिक के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि लोग कहते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक थोड़ा रटना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस वे में बताएंगे आपको हेटेरोसाइक्लिक कि आपको रटना ना पड़े। अप्रोच है, अप्रोच अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। ये नहीं है कि आपको हम बहुत सारे सिंथेसिस बता दिए और आप उस सिंथेसिस को रट रहे हैं, वो अप्रोच हम फॉलो नहीं करेंगे। एक और बात, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक या फिर जो भी पीछे पढ़े हैं या जो भी आगे पढ़ेंगे, उस सब को बताने का मेरा अप्रोच ये रहेगा या तरीका ये रहेगा या तरीका ये है कि हम इस तरह से बताएंगे कि आपका वेरी बेसिक एग्जामिनेशन से लेके एडवांस लेवल के सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तो मतलब सब कुछ कवर हो जाए उसमें। तो इसमें हम लोग जैम वालों के लिए भी बताएंगे, DOBHU का भी कवर करेंगे, आपके नेट का, गेट का। मेन जो हमारा लेके चलने का वे रहेगा वो हम नेट को लेके चलेंगे, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो नेट का होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप नेट के पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं देन आपके सारे पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे। तो DU वालों को अपना पोर्शन मिलेगा, BHU वालों को अपना पोर्शन मिलेगा, जो जो उनके सिलेबस में है। नेट वालों को उनका मिलेगा, गेट वालों को उनका मिलेगा, और IIT जैम वालों को उनका पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबका कवर हम कर देंगे, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा समझने के लिए, 1-2 लेक्चर्स लगेंगे आपको समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक का हमारा अप्रोच क्या है। तो देखिएगा, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, इसका थोड़ा हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि क्या वे रहेगा हमारा। देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो आपका है सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, जिसमें आप सिंथेसिस वगैरह का पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा जो पोर्शन है हमारा वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। यहां पर बेसिकली हम लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखिए, मैकेनिज्म कहीं खत्म नहीं होगा, और हम पीछे आपको जो मैकेनिज्म बताए हैं उसमें, मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक स्पेसिफिक पार्ट बताए हैं, वहां पर हम आपको बताए थे कि कुछ पार्ट मैकेनिज्म का आपका हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी कवर होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट आएगा, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म, प्योर रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन होगा, और उसको हम यहीं पर कवर करेंगे। और उसी को बेसिस लेते हुए हम आपके हेटेरोसाइक्लिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसके बेसिस पे करें तो आपका हेटेरोसाइक्लिक बहुत क्लियरली सॉल्व होगा, और अगर रट के करें फिर तो आप जैसे पढ़े हैं पढ़े ही हैं। तो देखिएगा, सेकेंड पार्ट, दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग reaction mechanism involving
हेटेरोसाइक्लिक रिंग ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें लिखिएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। इसमें एक आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो एक नाम देते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड SET, सेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें? इसमें आप ले सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन प्लस कंडेंसेशन रिएक्शन ले सकते हैं आप इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर सिंपल एसएन टाइप रिएक्शन ले, मतलब सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। देखिए सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? मान लीजिए आपको कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ में कोई रिंग पे कोई चेन लगा दिया और उस चेन पे कुछ करवा दिया रिएक्शन, तो वो हेटेरोसाइक्लिक का पार्ट थोड़े ही है, वो तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बट उसको भी आप यहां पर लिख लीजिए, वो भी इसी के अंडर कंसीडर्ड होगा, बट वो हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक पार्ट आता है इसमें मिसलिनियस मैकेनिज्म का, तो उसको भी लिख लीजिए। सबसे लास्ट में जो सब बच गया, मिसलिनियस मैकेनिज्म, ठीक। तो ये पार्ट हो गया इसके अंदर मैकेनिज्म का, सिंथेसिस मैकेनिज्म। अब एक और चीज आती है इसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का पार्ट, तो इसको कवर कर लीजिएगा। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट रिलेटेड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट रिलेटेड ऑर्गेनिक सिंथेसिस involved in हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। एक और पोर्शन आता है इसमें, वो आपका पेरीसाइक्लिक का पार्ट आता है, तो वो भी लिख लीजिए, पेरीसाइक्लिक एंड मिसलिनियस रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक एंड मिसलिनियस
रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, ये आपका क्लासिफिकेशन है टोटल कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है और क्या क्या हमारा अप्रोच रहेगा। तो हम पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। ये तीनों हम कवर करवाएंगे आपको। यहां पर पेरिसाइक्लिक का जो पार्ट है वो आपका पेरिसाइक्लिक में सर करवाएंगे, मंजीत सर, और ये तीनों हम कवर करेंगे। इसमें हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा हमारा। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हेडिंग दीजिएगा आप लोग, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग दे दिए। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। देखिए, इसमें थोड़ा हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ ही है यहां। इसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम आपको बताते हैं। देखिएगा, इस सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन का जो ये पार्ट दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑर्गेनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका दो कैटेगरी है। मतलब उसके अकॉर्डिंग हमको दो कैटेगरी में पढ़ना है। तो देखिएगा, इस वाले पार्ट में ये है, पहला जो पोर्शन है आपका इसमें, ये तो है सिंथेसिस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंथेसिस प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या क्या आ जाएगा? एरोमेटिसिटी आ जाएगा, बेसिसिटी आ जाएगा, एसिडिटी आ जाएगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा, और कुछ और प्रॉपर्टीज जो आ जाएंगी। ठीक। और दूसरा जो पोर्शन है इसका, ये आता है आपका एप्लीकेशन रिलेटेड टू हेटेरोसाइक्लिक रिंग। मतलब वो एप्लीकेशन का पार्ट होगा। तो लिख लीजिए, रिलेटेड टू हेटेरोसाइक्लिक ठीक, ये हो गया। अब देखिए, ये हम डिवीजन कर लिए। अब इस पे जाने से पहले कि हम इसके ऊपर एंटर करें, थोड़ा सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स की जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जो कि हमारे सिलेबस का पोर्शन है और हमको पढ़ना है। तो देखिएगा, बेसिकली जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बट हम आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। यहां पर दो टाइप का हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमको यहां पर पढ़ना है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कितने टाइप का? दो कैटेगरी का। वन इज एरोमेटिक रिंग
and another is non-aromatic ring. क्या है? एक तो आपका एरोमेटिक रिंग का पार्ट है और दूसरा आपका नॉन एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। तो एरोमेटिक रिंग के पोर्शन में क्या क्या आप ले सकते हैं, जो भी लो, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक वाले पोर्शन को। नॉन एरोमेटिक में देखिए क्या क्या ले सकते हैं आप। इसमें पायरोलिडीन ले सकते हैं, लीजिए। ठीक है, आप यहां पर ये ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें पायरेन ले सकते हैं, पायरेन ले लीजिए, लिख लो पायरेन। एक बात का ध्यान रखिएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो कॉमन नेम होते हैं उनका यूज आईयूपीएसी नेम से ज्यादा होता है। तो हम कॉमन नेम ही जनरली, आप कभी ये नहीं सुनते होंगे कि इसका कोई आईयूपीएसी नेम या इसका कोई आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं। हम लोग कॉमन नेम ही पढ़ते हैं और वो ज्यादा स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। अब देखिए, पायरेन में ही एक बॉन्ड आप खिसका दीजिए तो डेट इज कॉल्ड डीएचपी, डाइहाइड्रोपायरेन। अगर आप दोनों बॉन्ड खिसका दीजिए तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोपायरेन, टीएचपी। दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोपायरेन। आप मॉर्फिन ले सकते हैं, ठीक है, मॉर्फिन ले लो। ठीक है, आप यहां पर ये बहुत पढ़े होंगे आप, एक ये बहुत पढ़े होंगे आप, दिस इज कॉल्ड डेबको। डेबको बेस है एक। आप इसमें डाइहाइड्रोफ्यूरॉन फ्यूरेन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं DHF, डाइहाइड्रोफ्यूरेन। आप यहां पर THF ले सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये सब आप ले सकते हैं जो कि आपके नॉन एरोमेटिक का पार्ट है, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम कुछ चीज बताते हैं आपको। अब देखिए, ये जितने भी नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं या नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैं, वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। बेसिकली जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन एरोमेटिक वाले का कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे लिए, वो भी रिलेवेंट है। क्योंकि जैसे आप बहुत सारे कंपाउंड इसमें देख रहे होंगे जो कि हम आपको बता चुके हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है, बट वो भी आपके लिए रिलेवेंट है। बट हेटेरोसाइक्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एरोमेटिक वाला पार्ट ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ये देखेंगे कि इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है। तो कुछ बात लिखिएगा जरा, लिखिए, these
नॉन एरोमेटिक saturated, these non-aromatic saturated and unsaturated heterocyclic ring and unsaturated heterocyclic ring may react in following manner, may react in following manner। देखिएगा इसमें रिएक्शन में आपका जो ये नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, एज न्यूक्लियोफाइल। ये बेस और लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस एंड लुईस बेस। ठीक है, ये आपके रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट के तरह भी बिहेव कर सकता है अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो। ठीक है, तो लिख लीजिए एज इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट act as electron rich substrate for electrophiles। चौथा ले लीजिए इसमें आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव कर सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो, एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट फॉर न्यूक्लियोफाइल। और कई बार हम इसके रिएक्शंस को एलिमिनेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके नॉन एरोमेटिक के रिएक्शन में पार्टिसिपेट किस तरह से करेगा, यह बात हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग कितने टाइप का होता है, और उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं। देखिएगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। अब इस एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग में क्या क्या है, सबसे पहले तो देखिएगा मोनोसाइक्लिक का पार्ट देखते हैं हम। इसका जो कैटेगराइजेशन है वो कई तरह से है, तो पहला कैटेगरी होगा इसका मोनोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक रिंग
हैविंग वन हेटेरोएटम, ठीक है। मोनोसाइक्लिक रिंग लेंगे जिसमें कि एक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। तो देखिएगा, पहले 5 मेंबर्ड रिंग लेते हैं। कुछ इस तरह का होता है आपका 5 मेंबर्ड रिंग। अब इसमें आप x को रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर आप इसमें O लगा सकते हैं, आइदर आप इसमें N लगा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट, ठीक है। लगा ही देते हैं, देख लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ठीक। ये बात हो गई। अब देखिए 6 मेंबर्ड भी ले सकते हैं आप। ये ले लीजिए। इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह सेम नाइट्रोजन लगा दीजिए, या फिर आप सल्फर लगा दीजिए, सॉरी, इसमें आप सल्फर सेलेनियम सारे लगा सकते हैं, इसमें आप नाइट्रोजन लगाइए। ठीक है, आप यहां पर इसके साथ कुछ जोड़ दीजिए, मतलब ये जैसे पिरिडीन हो गया, तो पिरिडीन के साथ आप सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन भी ले सकते हैं। तो ये कर लो, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन। आप यहां पर पायरिडोन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लो आप यहां पे। और एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा, यहां पर ये होगा, ठीक है। ये ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारा है, आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो आप पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं हम पहली बार बता रहे हैं। तो आप अलग अलग ले सकते हैं। पिरिडीन एनॉक्साइड ले सकते हैं आप यहां पर, वो भी ले लीजिए। पिरिडीन एनॉक्साइड ले लो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप इसमें एक बात हमको बताइएगा, थोड़ा सा खोज के आइएगा कि आप ये बताइए, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस की, या फिर बेसिक कैरेक्टर की, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की, तो थोड़ा कंपेयर करने का कोशिश कीजिएगा। हम यहां पर जितना भी आपको बता रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग, उस सब के अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर का थोड़ा कंपैरिजन कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आपको एक बेसिक का आइडिया लगेगा कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे होगी, बेसिसिटी कैसे होगी। वो हम आपको पूरा डिटेल में बता चुके हैं वहां पे जीओसी में। तो आप उसके बेसिस पे यहां पर कोशिश कीजिएगा, हो तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगा, ट्राई कीजिएगा आप बस एक बार। अब देखिए
ये सब तो पार्ट हो गया थोड़ा वन हेटेरो एटम वाले का। अब मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनोसाइक्लिक रिंग having more than one heteroatom, more than one heteroatom, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इस तरह से हम लेते हैं। एक्चुअली देखो ऐसा है, इमिडिजोल वाला पढ़े होंगे आप लोग, X और X, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ये अब देखिए, इसमें आप अलग अलग चीज लगा दीजिए, नाइट्रोजन लगा सकते हैं आप इसमें, तो ये इमिडियोजोल हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इमिडियोजोल बोलिए या इमिडियोजोल टाइप रिंग बोलिए, इसका जो नाम या ये जो कुछ भी है, एक्चुअली इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, आइसोडायाजोल। क्या बोलते हैं? आइसोडायाजोल। उसमें होता क्या है कि दो जो हेटेरो कंपाउंड है उसके बीच में एक कार्बन घुसाना है, और इसको हम लोग आइसोडायाजोल बोलते हैं। ठीक है, आइसोडायाजोल टाइप रिंग। दो हेटेरो एटम के बीच में क्या करना है? एक कार्बन को पुट कर देना है। इसको आप नाइट्रोजन वगैरह रख के चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जैसे आइसोडायाजोल है वैसे ट्रायाजोल भी हो सकता है, तो वो लगा दीजिए। क्या करो? ऐसे ये कर लो। दिस इज कॉल्ड आइसोट्राया, या सीधा ट्राइज सॉरी सीधा आप इसको कह सकते हैं ट्राइजोल। ठीक है, आप इसमें ऑक्सएजोल ले सकते हैं। ऐसे देखिए होगा ये, ऐसे ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोऑक्सएजोल, आइसोऑक्सएजोल। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक सल्फर ले लीजिए, एक नाइट्रोजन ले लीजिए, डेट इज कॉल्ड, अगर इसको आप सल्फर कर दें ये नाइट्रोजन रहे, डेट इज कॉल्ड आइसोथायाजोल। और एक और चीज होती है डेट इज कॉल्ड टेट्राएजोल, वो देख लीजिए। ये देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड टेट्राएजोल। ठीक है, तो ये बात हो गई कि वो मोनोसाइक्लिक रिंग्स जिनके पास की एक से ज्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपके सिलेबस में मोनो वाले रिंग्स ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो है एक से ज्यादा हेटेरो एटम वाले वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं। और अगर पूछा भी जाता है तो आपके पेपर में 6 मेंबर्ड कंपाउंड तो और कम पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू
5 मेंबर्ड कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक में 5 मेंबर्ड कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, और मोनोसाइक्लिक रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मोनोसाइक्लिक ही पूछे, उसके मन पर भी डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए कुछ और चीज हम आपको बताते हैं। 6 मेंबर्ड की जैसे आप बात करें तो पिरिमिडीन ले सकते हैं आप। कैसे होगा, ये देखो, ये आपका पिरिमिडीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये 6 मेंबर्ड का हो गया, बट ये सब चीजें कम आती है आपके यूज में, तो ये बात हो गई। और जनरली ये रिएक्शंस से रिलेटेड ज्यादा होती है, मतलब अदर रिएक्शंस से, ये सब चीजें जो आप मोर देन वन हेटेरो एटम वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो उसके बारे में एक लाइन आप लिख लीजिए। देखिए, ऑल दीज हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स आर, all these heterocyclic rings are mainly used in different class of organic reactions, used in different class of organic reactions such as pericyclic reactions, such as pericyclic रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए, ये बात हो गई मोनोसाइक्लिक की, अब थोड़ा पॉलीसाइक्लिक की भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो पॉलीसाइक्लिक रिंग के बारे में नंबर 3 दीजिएगा कैटेगरी में। पॉलीसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ 1 हेटेरो एटम। ये H हेटेरो एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, इंडोल ले सकते हैं आप, इसमें दिस इज इंडोल। अब आप X की जगह पर NR पुट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप X की जगह पर सल्फर पुट कर दें, देन दैट इज कॉल्ड बेंजोथायोफ्यूरेन। क्या हो सकता है, बेंजोथायोफ्यूरेन। अगर आप ऑक्सीजन पुट कर दें तो दैट इज कॉल्ड बेंजोफ्यूरेन। अगर आप इस तरह से ले लें कोई, दिस इज कॉल्ड आपका क्यूनोलिन। और अगर आप क्यूनोलिन में यहां पर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूनोलिन, अगर आप इस नाइट्रोजन को यहां शिफ्ट कर दो, दिस इज कॉल्ड आइसोक्यूनोलिन। तो ये कुछ पार्ट हो गया आपका पॉलीसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का। अब क्या है कि ये तो हम लोग बात कर लिए रिंग्स की, रिएक्शंस की भी बात होगी, बट हम आपको एक बात बताते हैं कि मान लीजिए जब हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, उसके रिंग, उस पे लिविंग ग्रुप, इस सब की बात करते हैं, तो बेसिकली रिएक्शंस कैसे होगा। देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं यहां पे। रिंग्स तो बहुत सारी बता दिए हम आपको, एक एग्जांपल देखिए। मान लो ये दे रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर दो चीजें लगा रखी है। एक तो यहां
ये लगा दिया और एक यहां ये लगा दिया। दूसरा आपको दे रखा है ये दे रखा है, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो, और इसके ऊपर आप ले लीजिए एक्सेस में NaCN। ठीक, अब देखो इसके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई प्रोडक्ट की। अब इसमें ऐसा हुआ क्यों? देखिए हम आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म की। यहां पर इस वाले कंपाउंड में जो हेट्रो ये अगर हम एरोमेटिक कैरेक्टर या इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें अगर हम दोनों में, तो इसमें 6 एटम के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जीओसी में हजारों बार बोले होंगे। इसमें 5 एटम के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये 1.2 के करीब चली जाती है, और अगर 1.2 के करीब डेंसिटी चली जाएगी तो यहां पर अटैक करके आयोडीन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस 6 मेंबर्ड वाले के केस में इसको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर एक एक ही है पर एटम। तो इस वजह से इस पे रिप्लेस हो सकता है और इस पे रिप्लेस नहीं हो सकता है। अब आप बताइए कि इस वाले केस में हमको क्या हेटेरोसाइक्लिक जानने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। यह तो क्लियरली विजिबल है कि यह बेसिक्स का पार्ट है। बट अगर आप बेसिक्स नहीं जानेंगे और हेटेरोसाइक्लिक जानेंगे भी तो सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक रट के ही आपको यह करना पड़ेगा, और अगर आप बेसिक्स कनेक्ट करेंगे देन आपको रटना नहीं पड़ेगा हेटेरोसाइक्लिक को। इसलिए हम आपको कनेक्शन के साथ पढ़ाते हैं, और इसमें हमारा पूरा रहेगा यही कि हम आपको पूरा मैकेनिज्म के अप्रोच से ले चलें, कोई रटने रटाने की बात नहीं होगी। किताब की बात अगर कहें हेटेरोसाइक्लिक के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। जो बेसिक्स बुक है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, क्लेडन आप पढ़ सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक अगर कुछ हो तो। बेसिकली जो अच्छी किताबें हैं इसमें, एक तो जूल एंड मिल्स की बुक आती है, बहुत मोटी बुक है बट आप पढ़ पाए तो देखिएगा, बट देख सकते हैं वो बहुत अच्छी किताब है। और एक किताब आपका आईएल फिनार, उसमें भी हेटेरोसाइक्लिक बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो आप फिनार से देख सकते हैं। बाकी हम जो अप्रोच बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, तो कुछ और देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सिंथेसिस वाले पार्ट पे बढ़ते हैं।